हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सॉल्यूशन यानी विलियन वाला, है ना, यूनिट नंबर 1। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, विलियन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट विलियन। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। ये आपको स्टार्टिंग में मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। जब अपने पहली जो क्लास हुई थी केमिस्ट्री की, उस टाइम पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझाया था कि अपने कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिकल में, कौन से ऑर्गेनिक के, कौन से इनऑर्गेनिक वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले लास्ट के 5 चैप्टर हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें से 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अब हम आगे हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर, जिसमें पहला जो चैप्टर आता है वो सॉल्यूशन है, विलियन है। ठीक, देखो विलियन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं मिश्रण के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ पहले आपसे। जानते हो बेटा मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है जानते हो आप? अरे मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण। अरे नाम सुना है कि नहीं सुना, ये बताओ पहले। मिक्सचर क्या होता है बेटा? मिश्रण देखो बेटा, कोई भी 2 पदार्थ हैं आपके पास में, है ना, या 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते, कम से कम तो 2 होंगे, और 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इनको आपस में आप कैसे भी मिला लो, जैसे आपकी मर्जी है। इनको किसी भी अनुपात में, किसी भी मात्रा में आपकी जैसी इच्छा आ रही है, कम से कम 2 और बाकी 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इनको किसी भी अनुपात में मिला दो, कैसे भी मिला दो, वो जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? मिश्रण, है ना। मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है बेटा होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस मतलब समांगी, समांगी, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस समांगी, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी। ठीक है, अच्छा इससे पहले, अच्छा ये चलो ठीक है, डायरेक्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है बेटा, जानते हो आप? समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि आपने जिन 2 चीज़ों को मिलाकर के विलियन बनाया है ना, मिक्सचर बनाया है, मान लो ए और बी को मिलाकर के आपने मिश्रण तैयार किया है ना। ए और बी से क्या बनाया आपने? मिश्रण बनाया है। क्लियर। अब इसमें से आप पूरा का पूरा जो ये मिश्रण है ना, इस मिश्रण को कहीं से भी ले लो। जैसे सपोज मैं इतने पार्ट्स की बात कर रहा हूँ इसके, कि इस वाले हिस्से में, तो आप देखोगे जो प्रॉपर्टीज ए और बी जितने यहाँ मिलेंगे ना, उतने ही आपको दूसरी जगह मिलेंगे, उतने ही आपको हर, मतलब विलियन के प्रत्येक जगह उसके जो गुण हैं वो समान रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर चीनी घोली, घोल घाल लिया आपने, अब उसमें से पूरी जब घुल जाएगी तो पूरा का पूरा जो पानी का विलियन बना है, पानी और चीनी का, वो पूरा एक जैसे ही रहेगा, सब जगह से मीठा समान ही लगेगा। ऐसा थोड़ी ऊपर की तरफ से लोगे तो ज़्यादा मीठा आ जाएगा, जब पूरा घुलने के बाद भी बात कर रहा हूँ मैं ना। ठीक है, और नीचे की तरफ से लोगे तो कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, पूरा का पूरा विलियन एक जैसा ही रहता है। अरे आपने चाय वाय बनाई, चाय छान ली, चाय में पूरी चाय एक जैसी टेस्ट लगेगी। ऐसा थोड़ी एक कप छानी, उसमें कम मीठा होगा, दूसरे में ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं ना। तो वो जो विलियन होता है ना, यानी सब में एक जैसी प्रॉपर्टीज होगी, वो तो बनता है समांगी, मतलब सब कुछ एक जैसा है सारा। और विषमांगी में क्या होता है कि प्रत्येक जगह अलग अलग गुणधर्म मिलेंगे। ठीक है, और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने मिट्टी और पानी को घोल देते हो, मतलब वैसे जनरल भाषा में बात कर रहे हैं ना, मिट्टी और पानी को घोल दिया, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको देखोगे तो ऊपर की तरफ तो पानी ज़्यादा दिखेगा और नीचे की तरफ मिट्टी ज़्यादा दिखेगी। तो अगर ऊपर की तरफ से लूँगा तो पानी ज़्यादा मात्रा में आएगा, नीचे की तरफ से लिया जाएगा तो मिट्टी ज़्यादा आएगी। ऐसे ही विषमांगी का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। समझ गए? तो समांगी और विषमांगी का मतलब ये है, पूरा का पूरा मिश्रण एक जैसा गुणधर्म दिखाएगा तो समांगी, उसमें एक जैसा गुणधर्म नहीं है तो वो कौन सा बनेगा? विषमांगी। क्लियर हुई क्या बातें? तो ये बात समझ में आई आपको? समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सॉल्यूशन विलियन, वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। भाई इस समांगी के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं इस विलियन को। विलियन जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये विलियन किस में आता है? समांगी के अंतर्गत ही आता है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें निकल के आती है कि विलियन क्या होता है? विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विलियन समांगी मिश्रण है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण जो होगा वही विलियन बनेगा, विषमांगी से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा।
तो पूरे चैप्टर में हम समांगी मिश्रण की बात करेंगे, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि समांगी लेना है कि नहीं लेना, आप समझ जाओगे खुद ही समांगी है। विलयन आ रहा है मतलब समांगी की ही बात कर रहे होंगे। क्लियर हुई बात? तो मिक्सचर और विलयन, इनके अंदर आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा ना भाई। विलयन क्या है, मिक्सचर क्या है, दोनों में से ना मिश्रण का ही एक प्रकार, एक टाइप है विलयन, जो समांगी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट हमको ये बात समझ में आई कि विलयन क्या होता है बेटा, समांगी मिश्रण होता है ना, समांगी मिश्रण होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अच्छा, इसमें जो घटक होंगे भाई, जो जिन जिन से मिलकर के बना होता है ना, उनको बोलते हैं घटक या अवयव, कंपाउंड कंपोनेंट है ना। ठीक है, घटक या अवयव जिनसे मिलकर के वो बनेगा। विलयन जिनसे मिलकर के बनता है, यानी 2 को घोला है तो 2 घटक हो गए, 2 अवयव हो गए, 3 को घोलेंगे तो 3 हो जाएंगे, 10 घोलेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली इन घटक की संख्या के आधार पर, घटक की संख्या के आधार पर इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं भाई। ठीक है, अगर ये अवयव या घटक 2 है तो इसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी, है ना। ठीक है, द्विअंगी, इसे क्या कहेंगे बेटा, द्विअंगी विलयन, मतलब 2 से मिलकर के बना है, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे ना। ठीक है, अगर मान लो ये घटक जो है वो 3 हो काउंटिंग में, 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा तो हो जाएगा त्रिअंगी, और इसी प्रकार के चतुअंगी, पंचअंगी, इस तरीके से चलता रहेगा सॉल्यूशन, है ना। तो जितने भी घटक से मिलकर के बनता है उसके हिसाब से उस विलयन को हम बोल सकते हैं। नॉर्मली हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना, वो पढ़ेंगे बेटा बाइनरी सॉल्यूशन को, यानी द्विअंगी विलयन को। ऐसा विलयन जो 2 चीजों से मिलकर के बना हो, है ना। ऐसा विलयन जिसके अंदर जो अवयव या घटक है वो कितने होंगे, 2 होंगे, उनसे मिलकर के जो विलयन बनेगा उसी के बारे में हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, है ना। तो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन, आप समझ जाना। ठीक, अच्छा, अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जब 2 बात करते हैं ना कि हाँ 2 टाइप के होंगे, तो इन 2 टाइप में से बेटा इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय और दूसरा क्या होगा, विलायक। जिन 2 घटकों से मिलकर के विलयन बन रहा है उसमें से एक को क्या कहेंगे, विलेय, दूसरे को क्या कहेंगे, विलायक। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, क्या क्या कहेंगे बेटा इसको, सोल्यूट, और इसको कहेंगे सॉल्वेंट, है ना। ठीक है, तो समांगी मिश्रण है, ध्यान से सुनते रहना बेटा, छोटी छोटी बेसिक बातें है ना। समांगी मिश्रण होता है, 2 घटक से मिलकर के बनेगा, उसको क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी में 2 घटक होंगे, एक होगा विलायक, विलेय, और दूसरा होगा विलायक, है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कैसे कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी परिभाषाएं जानेंगे। वैसे नॉर्मली जनरल भाषा में बात कर ले तो विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी मात्रा कम है उसको तो क्या बोल देंगे, विलेय। जिसकी मात्रा कम है, कम मात्रा में जो होगा ना वो तो क्या बन जाएगा बेटा, विलेय। जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको क्या कह देंगे हम, विलायक। अधिक मात्रा वाला क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, विलायक। क्लियर हुई बात, है ना। ठीक, जैसे आपसे नॉर्मली पूछो कि आप जल और पानी का मिश्रण बनाएंगे तो इसमें जल क्या होगा, अच्छा जल का और चीनी का, H2O प्लस है ना, इसमें शुगर ऐड कर दिया अपन ने। हाँ भाई, इसमें विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, बता सकते हो। विलेय नॉर्मली चीनी ही रही होगी, है ना, और विलायक क्या है इसमें, H2O। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो क्या होता है, विलायक होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होगी अभी तक, है ना। इतनी बातें तो समझ में आई ना आपको। ठीक है, बाकी फिर आगे हम बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन के, विलयन के प्रकार की, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। विलयन के प्रकार, देखो बेटा विलयन को हम अलग अलग भागों के हिसाब से बांटते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अवयव के आधार पर, कंपोनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, कुछ वर्ड ध्यान रखना बेटा।
ठीक है, अवयवों के आधार पर कि कितने से मिलकर बना है, 2 की 3 की 4 की 5, इस तरीके से, है ना। ठीक है, दूसरा बोलेंगे प्रकृति के आधार पर, इसको बोलेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, लिख दो ना, भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे बेटा जल की मात्रा के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर। ठीक है, ये तो मुख्य 3 हो गए ना। इसके अलावा एक और टाइप्स आता है बेटा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो विलेयता के आधार पे पढ़ते हैं ना। ठीक है, जिसमें हम कहेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड ना, विलेयता के आधार पर। तो सारी डेफिनेशन टोटल 4 के आधार पर बांटेंगे ना, विलेयता के आधार पर। 4 तरीके से इसका वर्गीकरण करेंगे ना। विलयन को हम 4 अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। सबसे पहले किसके आधार पर बांटेंगे बेटा, अवयवों के आधार पर। देखो अवयव के आधार पे बात करते हैं, यानी कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है। तो अभी अभी बताया आपको, कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उस हिसाब से बाइनरी भी बन सकता है ना, मतलब द्विअंगी। ठीक है, द्विअंगी विलयन बोल सकते हो आप, जिसमें अवयव कितने आए, 2। ऐसे त्रिअंगी बोल सकते हो जिसमें अवयव कितने आए, 3। ऐसे चतुरंगी, पंचंगी, छठंगी, इस तरीके से ना वो चलते रहता है हिंदी में, क्या मतलब अपन को ना। ठीक है, पूरी लिस्ट नहीं बनानी। तो इस तरीके से इसको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। देख बेटा, विलयन जो होता है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। इन दोनों के आधार पर हम क्या बना देते हैं, विलयन बना देते हैं। इन दोनों के आधार पर हम क्या बना देते हैं, विलयन। अब सुनना ध्यान से, देखिए जो विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति की बात करोगे ना आप, दोनों की प्रकृति, ये अपनी भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, उसके हिसाब से हो सकता है बेटा। ज़्यादातर जिसकी मेजोरिटी होती है ना, हम उसी के हिसाब से देखते हैं उसको। सही है ना भाई। क्लास में ज़्यादातर बच्चे अगर पढ़ने वाले तो हम कह देते हैं क्लास अच्छी है, पढ़ने वाली है। क्लास में ज़्यादातर बच्चे नालायक है तो क्या कहते हैं, क्लास ही बेकार है कि नहीं। मतलब जो ज़्यादातर क्वांटिटी होती है, मान लो ज़्यादातर बच्चों की परसेंटेज 90 के आसपास बन रही है तो कहेंगे कि इस बार बैच का रिजल्ट अच्छा गया, है कि नहीं, है ना। अब कुछ एक तो उनमें से कम आएंगी, 40 भी आएगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा गया। वैसे अगर मान लो ज़्यादातर बच्चों की परसेंटेज 40-50 रह रही है ना, तो फिर क्या कहेंगे, रिजल्ट ही खराब गया। कहने का मतलब क्या है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सोचना होता है। तो यहाँ विलेय और विलायक में से आप जानते हो ज़्यादा क्वांटिटी में कौन मिलता है, विलायक। तो विलायक की जैसी भौतिक अवस्था होगी ना, वैसा ही विलयन बनेगा। विलायक जैसा होगा ना, वैसा ही विलयन बनेगा। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलेय कैसा है। विलेय गैस में मिल सकता है, लिक्विड मिल सकता है, या सॉलिड मिल सकता है। मान लो विलायक है ना, ये सॉलिड है, तो विलयन कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। उसको ठोस विलयन ही बोलेंगे। ठोस विलयन में विलायक तो ठोस रहेगा, विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना। अच्छा, ऐसे ही इन तीनों में से कोई सा भी हो, लिक्विड इसे है ना, ये विलेय, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपना। लेकिन अगर विलायक लिक्विड आता है तो जो विलयन बनेगा वो द्रव वाला बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। उसे द्रव विलयन बोलेंगे। द्रव विलयन का मतलब क्या है कि विलेय चाहे गैस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी अवस्था में हो ना, लेकिन जो विलायक है वो हमेशा कौन सी अवस्था में मिलेगा, द्रव में। जैसा विलायक है वैसा ही विलयन बनेगा। समझ गए। इस विलेय से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तीसरा केस कौन सा आएगा, आप समझ ही गए होंगे ना। ये गैस होगा तो विलयन कैसा बनेगा, गैसीय बनेगा। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है ना, वो 3 प्रकार के बनते हैं। विलयन कितने प्रकार के बनते हैं, 3। ठोस, द्रव और गैस, है ना। ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार के विलयन होंगे। तीनों में ही डेफिनेशन दोगे तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो वो ठोस विलयन कहलाएगा। ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक द्रव अवस्था में हो वो द्रव विलयन कहलाएगा। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो वो गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है। विलय की परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं है। विलय तो कोई सी भी अवस्था में मिले, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा अपने को, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन विलायक फिक्स है, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो इसमें देखो वैसे तो देखा जाए 3 केस है, लेकिन इसमें भी मैं बोलूँ कि गैस के साथ ठोस, द्रव के साथ ठोस, ठोस के साथ ठोस,
तो 3 केस इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे और 3 इसमें बनेंगे, टोटल 9 केस बन जाएंगे अलग अलग। सही है ना? ठीक है, वैसे तो 3 ही अवस्थाएं आएंगी, अवस्था तो 3 ही रहेगी, पर केस टोटल 9 बना सकते हैं हम इसमें। पहला एक गैस के साथ ठोस, दूसरा द्रव के साथ ठोस, तीसरा ठोस के साथ ठोस, 3 ही हो गए। चौथा यहाँ गैस के साथ द्रव, द्रव के साथ द्रव, ठोस के साथ द्रव, 6 इसमें, 3 3 6 हो गए। गैस के साथ गैस, द्रव के साथ गैस और ठोस के साथ गैस, तो 3 3 मिलाकर टोटल 9 केस बन जाएंगे, है ना? ये भौतिक अवस्था के आधार पर हो गई, जो 3 ही अवस्थाएं रहेंगी उसकी। क्लियर हुई बात है? इसके बाद तीसरा चलता है जल की मात्रा के आधार पर। तो देखो जल की मात्रा के हिसाब से हम बात करें, अगर जल की मात्रा के हिसाब से, है ना, तो इसमें सुनना, जल की मात्रा कैसे कैसे हो सकती है बेटा? जल की मात्रा या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है ना? ठीक है, तो ऐसा विलयन इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है तनु डाइल्यूट, है ना, और दूसरा होता है सांद्र कंसंट्रेट, है ना? 2 टाइप के विलयन बनेंगे इसमें जल की मात्रा के हिसाब से, या तो तनु बोलेंगे या फिर सांद्र बोलेंगे। तनु विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जिसमें जल कैसा हो बेटा? अधिक मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में होता है वो कैसा कहलाता है? तनु। और जिसमें जल की मात्रा बहुत कम हो वो कैसा कहलाएगा? सांद्र। सांद्र का मतलब प्योर, तो पानी कम है और बाकी दूसरी चीज जो भी होगी वो ज्यादा मात्रा में मिलेगी, है ना? ठीक है, जैसे नॉर्मली दूध की बात कर ले, दूध आप लेने गए, ठीक है, अब मान लो उसने 1 लीटर के अंदर आधा लीटर पानी मिला दिया, तो अपने लिए तो वो डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया, है ना? अब मान लो 1 लीटर में थोड़ा सा मिलाया, 1 कप मिलाया होगा बेचारा, तो वो उसके हिसाब से सांद्र हो गया। मतलब कंपेरिजन करना पड़ेगा आपका 2 का, जिस 2 में से जल की मात्रा ज्यादा है वो तनु बन जाएगा, जिसमें कम है वो सांद्र बन जाएगा, है ना? सांद्र का मतलब प्योरिटी को दिखाता है, जैसे हम नॉर्मली नहीं बोलते कि सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब क्या है? अम्ल ज्यादा मात्रा में, पानी की मात्रा कम है। तनु अम्ल बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अम्ल है और उसके अंदर क्या मिलाया गया है? जल मिलाया गया है। समझ गए ना? तो ये 2 टाइप से हम बांटेंगे जल की मात्रा के आधार पर, तनु और सांद्र। जल की मात्रा ज्यादा होगी तो तनु बोल देंगे, जल की मात्रा कम होगी तो उसको सांद्र कह देंगे। क्लियर हुई के बाद, है ना? इसके बाद आती है विलेयता के आधार पर। देखो विलेयता के आधार पर हम बात करें ना, तो विलेयता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है सैचुरेट यानी संतृप्त, ये दूसरा होगा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, और तीसरा होगा बेटा सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। ठीक है, विलेयता के आधार पर विलयन को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कौन कौन से भाग होंगे? एक होगा संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, तीसरा अति संतृप्त। अब ये क्या क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा विलयन हो जिसके अंदर, देखो अब इसको इस तरीके से समझो ना कि ये आपके पास कोई कंटेनर है ना? अब इसके अंदर मान लो, या फिर कप ले लो, चाय का कप ले लो, पानी का कप ले लो, कुछ भी ले लो भाई। एक पानी का कप लिया, पूरा भरा हुआ है ना, जितना भी डाल दिया हमने। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा? देखो सुनो, कप ही बना दिया ना। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई? इसके अंदर हम कुछ ऐड करना स्टार्ट किए। क्या ऐड करोगे? मर्जी आज ऐड करो। चलो ये शुगर ऐड कर दी, सही है, जाके डिजोल्व होगी। अच्छा अब सुनो, आपने पहले 1 चम्मच घोली, 2 चम्मच घोली, 3 घोली, अब भाई अपने स्वाद अनुसार घोलते रहो, है कि नहीं? 4 5 10 15। अरे क्या ऐसा है क्या इसमें आप घोलते जाओ घुलती जाएगी? कोई ना कोई लिमिट तो आएगी ना। 1 कप में कितनी चीनी घोल दोगे? बोरिया भर भर के घोल दोगे क्या? पॉसिबल है क्या? अरे हाँ या ना? नहीं होगा ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद इसमें घुलना बंद हो जाएगा, है ना? चीनी अपने लिए किसका काम कर रही है बेटा? विलेय का। भाई जो चीनी ये ऐड किया ना, ये क्या है? विलेय। और जो ये अपन पहले बात कर रहे थे, ये क्या था? इसके अंदर जो जल है वो क्या बन रहा है? विलायक, है ना? ये क्या था बेटा? विलायक। सही है ना? ठीक है, तो विलेय को हम घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, लेकिन कब तक घुल पाएगा उसके अंदर?
तो आप किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा ले लो, उसके अंदर हम विलय को घोलना स्टार्ट किया, घोलते गए, उसकी अधिकतम मात्रा जितनी इसके अंदर घुल सकती है वो हमने घोल दी, जितनी इसके अंदर मैक्सिमम मात्रा घुल सकती है वो हमने घोल दी। सपोज आप है ना 50 ग्राम चीनी इसमें अधिकतम घोल सकते हो, मैक्स टू मैक्स मान ली मैंने, है ना, इसके अंदर मैक्सिमम कितनी चीनी घोल सकते हो 50 ग्राम, तो आपने पूरी 50 ग्राम इसके अंदर पटक दी, जितनी मैक्सिमम घोल सकते हो उतनी अधिकतम पटक दी, ठीक है। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा उसको हम कहेंगे संतृप्त। ये जो पहला केस था ना संतृप्त, यानी विलय की जितनी अधिकतम मात्रा आप घोल सकते हो वो सारी मात्रा हमने उसके अंदर घोल दी है। विलय की अधिकतम मात्रा जो भी विलायक में घोल सकते हैं वो अगर हम घोल दें, अब उसके अंदर और मात्रा नहीं घुलेगी, यही है ना इसका मतलब। अरे अधिकतम घोल दी तो आगे घुल सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो उसे हम क्या नाम देंगे? संतृप्त। उम्मीद है संतृप्त बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात आती है दूसरा कौन सा था? असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब क्या है? मैक्सिमम कितनी घोल सकते हैं इसमें? 50 ग्राम, लेकिन हम 50 ग्राम से कम घोलेंगे। अब वो आपकी इच्छा है, कितनी भी घोल लो। आपका मन कर रहा है कि नहीं अब तो 30 ग्राम ही घोलेंगे, 30 ग्राम घोल दो। नहीं बोले सर 40 ग्राम घोल दो, तो 40 घोल दो। 45 मन कर रहा है किसी का, 45 घोल दो। कोई कह रहा है नहीं सर 20 ग्राम ही पटको, है ना। तो इससे कम कितनी भी पटक लो, आपकी इच्छा हो जो। जब किसी में विलय की जो अधिकतम मात्रा घुल सकती है उससे कम मात्रा घोली जाएगी, है ना, तो वो बनेगा असंतृप्त। समझ गए क्या? संतृप्त मतलब विलय की जो मैक्सिमम मात्रा घोल सकते थे वो घोल के पटक दी, ठीक है। असंतृप्त का मतलब जितनी मैक्सिमम घुल सकती थी उससे कम घोली है हमने। अब तीसरा जो टाइप आता है वो आता है अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, है ना। इसमें क्या केस बनाते बेटा कि घुल कितनी सकती है? 50 ग्राम, लेकिन हमारा दिमाग खराब है, हम इसमें पटक रहे कितनी? 60 ग्राम। सही है, मतलब जितनी मैक्सिमम घुल सकती है उससे ज़्यादा हमने उसमें ले जाके पटक दी। हो सकता है बेटा स्टार्टिंग टाइम में ऐसा होता है वो डिजोल्व हो जाती है, लेकिन बाद में फिर वो वापस सेपरेट हो जाएगी भाई, क्योंकि उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी घुल सकती है? 50 ग्राम। इससे ज़्यादा हम उसमें नहीं घोल सकते। एक टाइम के लिए हो सकता है वो डिजोल्व हो जाए, लेकिन वापस वो आकर के इकट्ठा हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम घुल सकती है उससे ज़्यादा आपने ले जाके पटक दी, नहीं हम तो पटकेंगे, है ना। तो वो जो कंडीशन आएगी ना वो किस में आएगी? अति संतृप्त में आएगी। समझ में आई बात? एक होगा संतृप्त, मतलब मैक्सिमम विलय की मात्रा घोलनी थी वो घोल चुके। दूसरा आता है असंतृप्त, मतलब जितनी घोल सकते थे उससे कम ही घोली है। तीसरा आता है अति संतृप्त, जितनी मैक्सिमम घोल सकते उससे ज़्यादा ले जाके उसमें पटक दिए। 3 केस बनेंगे ना, ठीक है। तो तीनों के तीनों ये टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो ये 4 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है, चारों के चारों आपको समझ में आए होंगी बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ तक का कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, है ना। ओके, चलिए हेडिंग डालो बेटा। पहले तो विलयन की परिभाषा ही लिखेंगे, है ना। विलयन की ही परिभाषा लिखेंगे, तो लिखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को, अवयवों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसी में लिखवा दिया मैंने समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब ये तो बात समझ में आ गई, लाइन चेंज करके लिखना विलयन, मतलब बस उसी लाइन को वापस हाईलाइट करवा रहा हूं जो डेफिनेशन में लिखवाई है ना, हमेशा समांगी मिश्रण होता है। विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है तथा अक्रियाशील पदार्थों से मिलकर बना होता है। अक्रियाशील पदार्थों से मिलकर बना होता है।
बेटा अक्रियाशील का मतलब समझ गए क्या? वो आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए, पता चले दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बना दे। अक्रियाशील का मतलब आपस में रिएक्ट ना करें, डिजोल्व हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, पर आपस में रिएक्शन करके नया यौगिक नहीं बनाएंगे, है ना। नया यौगिक बना दिया तो वो तो यौगिक ही अलग बन गया, फिर विलयन कहाँ हुआ? विलयन का मतलब दो अलग अलग पड़े हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाएंगे तो समांगीय, नहीं घुलेंगे तो विषमांगीय, पर अभिक्रिया नहीं करेंगे आपस में, ठीक है भाई। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा है, इसके मॉलिक्यूल्स ये होंगे तो दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर चले गए होंगे, इस तरीके से तो बात करेंगे हम, वो इसके अंदर जाके एडजस्ट हो गए, ये हुआ बस। तो ये तो बना समांगी, और वो अलग अलग पड़े हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, तो वो विषमांगी हुआ। पर ये अभिक्रिया करके एक ही यौगिक नहीं बनाते, है ना। तो ये रासायनिक रूप से कैसे रहते हैं बेटा? हमेशा अक्रियाशील। रासायनिक रूप से कैसे रहते हैं? अक्रियाशील। ये बात ध्यान रखनी है ना, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में तो आपको इतना ही बताया था। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। पहले नंबर के लिखो, पहली हेडिंग डाल लेना इसमें ना, अवयवों के आधार पर। पहली हेडिंग डालो, अवयवों के आधार पर। आधार पर लिख दिया, तो इसमें लिखो लो पहले, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उन्हें अवयव या घटक कहते हैं। उन्हें अवयव या घटक कहते हैं। अब उदाहरण में लिख दो, जैसे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, इसमें इक्वल करके लिख दो आगे दो घटक, मतलब समझ जाओगे ना, बराबर करके लिख दो दो घटक। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या है बेटा? दो घटक। ऐसे एक और एग्जांपल लिख दो, त्रिअंगी विलयन, और उसमें लिख दो तीन घटक। त्रिअंगी विलयन मतलब तीन घटक, है ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बात समझ में आई। दूसरी हेडिंग डाल दो, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। लिखो भाई इसमें, विलयन की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। अर्थात विलायक जिस भौतिक अवस्था में होता है, अर्थात विलायक जिस भौतिक अवस्था में होता है विलयन भी उसी भौतिक अवस्था में मिलता है। विलयन भी उसी भौतिक अवस्था में मिलता है। सही बात है ना भाई, जैसा विलायक वैसा विलयन। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो,
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है। हाँ भाई, अब इसमें ABC करके लिख लेते हैं। पहला आएगा गैसीय विलयन, ए करके लिख दो, गैसीय विलयन। सही है ना भाई, तीनों ही पढ़ने हमको है ना, गैसीय विलयन। तो इसमें लिख दो, इस विलयन में विलायक हमेशा गैसीय अवस्था में होगा। विलायक हमेशा गैसीय अवस्था में होगा। हाँ बेटा, अब सुनो ध्यान से, देखो ना, तो अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं वो सुनना ध्यान से ना। देखो इसके अंदर एग्जाम्पल, अच्छा पहला कौन सा केस बनेगा अब इसमें, विलायक और विलय ना। तो विलायक तो अपना फिक्स हो गया, गैस ही रहनी चाहिए, विलय को चेंज कर लेंगे, है ना। तो इसमें एक केस तो बन जाएगा जब विलायक हो कौन सा, फिक्स है, गैस ही होगा, और विलय कौन सा होगा, गैस प्लस गैस। दूसरा विलायक तो गैस ही रहेगा और विलय कौन सा बना दे, लिक्विड। तीसरा विलायक तो गैस ही रहेगा और ये कौन सा बन जाएगा, सॉलिड। यही केस बनेंगे ना, ठीक है भाई। विलायक प्लस विलय की बात कर रहा हूँ, विलायक तो हमेशा गैस ही रख रहे हैं, विलय कौन सा रख रहे हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इसके एक एक एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस के साथ में अगर ऑक्सीजन गैस मिक्स है, नॉर्मली वायुमंडल की बात कर रहा हूँ मैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन गैस आती है। बाकी छोटी मोटी और कुछ एक चीज़ें पड़ी है ना। तो मेन अपन 2 गैसों को लेके चल रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में तो वो विलायक हो गई। पहले जो लिख रहा हूँ वो विलायक लिख रहा हूँ, बाद में जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, विलय। तो नाइट्रोजन हो गई विलायक, उसमें कम मात्रा में वो है ऑक्सीजन, समझ गए। तो ये होगी विलायक प्लस विलय, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, समझ गए क्या। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें गैस प्लस लिक्विड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है बेटा नाइट्रोजन गैस के साथ में क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्लोरोफॉर्म होती है वो द्रव अवस्था में मिलता है, इसको नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करके रखा जाता है ना। तो नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण है वो गैस प्लस द्रव का मिश्रण है, समझ में आई बात, गैस प्लस द्रव का मिश्रण है ना। तीसरा जो आता है वो कौन सा है बेटा, गैस प्लस सॉलिड। तो देखो तीनों में ही ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस कॉमन रखी अपन ने, है ना। और ठोस अवस्था के रूप में अपन कपूर देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, कैम्फर बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, कैम्फर या कपूर, ठीक है। तो ये 3 का मिश्रण जो है वो पूरा गैसीय विलयन में आएगा। बात समझ में आई है ना। क्या क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, विलय प्लस विलायक दोनों ही है ना। स्टार्टिंग वाला विलायक है, दूसरा विलय, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म, तीसरा नाइट्रोजन प्लस कपूर। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जो आपने लाइन लिख ली ना, अब उसमें इस तरीके से लिख लो, विलायक प्लस विलय करके लिख दो और इनको लिख दो ना भाई। इसमें 3 केस बनेंगे, गैस प्लस गैस, तो उसमें लिख दो एग्जाम्पल। जी का मतलब गैस लिख लेना, लिखना चाहो तो। कपूर ठोस अवस्था में मिलता है, जानते होंगे। तो तीनों एग्जाम्पल हो गए इसमें ना, विलायक तीनों अलग अलग थे।
लिख दिया बेटा तीनों एग्जाम्पल है ना। अच्छा ऐसे ही सेकंड हेडिंग डाल लो। हाँ क्या बेटा कपूर क्या कह रहे थे? सूत्र क्या होता है बेटा? कपूर यौगिक है, कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड का मिक्सचर इस तरीके से बनेगा, अकेले से नहीं है ना, डायरेक्ट कोई ऐसे कार्बनिक यौगिक नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवा दो ना। अगर नेफ्थलीन की फॉर्म में आप उसको देख सकते हो, पर ये चीज़ अलग निकल जाएगी ना। हाँ भाई दूसरा देखो कौन सा आएगा? द्रव विलयन, द्रव विलयन है ना। तो द्रव विलयन जैसे उसमें लाइन लिखी ना आपने गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैसीय अवस्था में मिलता है, वैसे इसमें क्या लिख दोगे? विलायक हमेशा द्रव अवस्था में मिलेगा, विलायक हमेशा द्रव अवस्था में मिलेगा। लिख लो उस लाइन को तो कंप्लीट करो ना, विलायक हमेशा द्रव अवस्था में मिलेगा। सही है। और देखो इधर विलायक हमेशा द्रव अवस्था में मिलेगा ना। अच्छा तो ये बात फिक्स होगी बेटा, इसमें विलायक लिक्विड ही रहेगा है ना। तो इस लिक्विड के साथ में इसको गैस ले सकता हूँ, लिक्विड के साथ में इसको लिक्विड ले सकता हूँ, और लिक्विड के साथ इसको सॉलिड ले सकता हूँ। सही है ना। तो देखो अब इनके एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। अच्छा लिक्विड प्लस गैस के एग्जाम्पल की बात करें, द्रव प्लस गैस है ना। तो लिक्विड में तो हम नॉर्मली जल ही ले रहे हैं बेटा, तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना वो इसका एग्जाम्पल है। जल में घुली तो ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में रहती है, तो वो तो होगी विलेय, जल अपने आप में विलायक हो गया है ना। दूसरा द्रव में द्रव, ये तो दुनिया भर का एग्जाम्पल है, दूध पानी का, और वैसे कुछ पढ़ लो ना, पर अपने एनसीईआरटी में जो लिख रहा है उसको लिख देते हैं ना, बाकी तो दुनिया भर के एग्जाम्पल जो भी देखोगे देख लेना आप है ना। ठीक है। तो जल के अंदर एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण है ना भाई। पानी के अंदर पैक वैक बनाते हैं ऐसे बनेगा। ठीक है आगे देखो, इस द्रव के अंदर क्या मिलेगा? ठोस। हाँ भाई द्रव में ठोस कैसे मिलेगा? तो इसका भी एग्जाम्पल जैसे आप है ना पानी के अंदर चीनी घोल लो, नमक घोल लो, वो सब सॉलिड है, लेकिन अपन जो लिख रहे हैं वो एनसीईआरटी वाले लिख रहे हैं ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज घोल घोल के पिया होगा गर्मी में, नहीं आता पाउडर फॉर्म में है ना वो। ठीक है वो ग्लूकोज ही है ना। ठीक है जल प्लस ग्लूकोज का एग्जाम्पल समझ गए होंगे बेटा। वो तो पानी में घोलने के बाद में होता है ना, पाउडर फॉर्म में आता है ना पहले तो। अच्छा वो बोतल की बात कर रहे हो आप, जो चढ़ती ड्रिप की फॉर्म में, हाँ तो वो डायरेक्ट प्योर ग्लूकोज थोड़ी है, वो ये हाइड्रेटेड होते हैं भाई, जल की कमी को दूर करता है ना वैसे। बाकी मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में प्योर जो मिलेगा भाई। मार्केट में जो ग्लूकोज का पाउच आता है ना वो ठोस अवस्था में, हालांकि उसमें फ्लेवर के तौर पे और कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं ना, पर रहता सॉलिड फॉर्म में ही है। बाकी तो पानी प्लस चीनी, पानी प्लस नमक, खूब सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, पर रहने दो उनको ना। लिख दी बेटा। तीसरा आता है ठोस विलयन या ठोसीय विलयन है ना। ठोस में वो लाइन लिख दो एक, इसमें विलायक हमेशा ठोसी अवस्था में मिलेगा ना। विलायक हमेशा कौन सी अवस्था में मिलेगा भाई? ठोसी अवस्था में। विलायक हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। लिख दिया। हाँ तो देखो इधर इसके अंदर कौन कौन से, ये तो सॉलिड रहेगा बेटा फिक्स है, तो सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड, और सॉलिड प्लस सॉलिड, टोटल 3 एग्जाम्पल यही बनेंगे है ना। अब इसमें भी देखो पहला
सॉलिड के साथ गैस, है ना। तो वैसे तो मेन जो एग्जांपल है बेटा पैलेडियम धातु जो होती है ना, पैलेडियम धातु, जैसे मान लो ये पैलेडियम धातु का बना हुआ है ना, सॉलिड फॉर्म में मिलती है, ठोस अवस्था में। इसको जहाँ रख दिया जाता है तो वहाँ आसपास जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो आकर के इसकी सतह पर चिपक जाती है। तो सतह पर जब चिपकती है उसको बोलते हैं अधिशोषण। एक वर्ड होता है अवशोषण और एक होता है अधिशोषण। अवशोषण का मतलब तो स्पंज रहता है जो पानी को अवशोषित कर लेता है, उसके अंदर चला जाता है पानी, जिसके अंदर चला जाए वो तो होता है अवशोषण। और जब केवल सतह पे जाके चिपके वो होता है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब केवल सतही घटना है, केवल उसके चारों तरफ चीज सतह पे चिपकेगा, अंदर से कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है। तो पैलेडियम धातु क्या करती है, हाइड्रोजन का अधिशोषण करती है। हाइड्रोजन का क्या करती है बेटा, अधिशोषण। तो हाइड्रोजन का अधिशोषण मतलब क्या होता है, पैलेडियम हाइड्रोजन को अपने चारों तरफ सतह पे चिपका लेती है, खींच लेती है ना। तो एग्जांपल हो गया सॉलिड प्लस गैस, ठीक है। दूसरा आता है सॉलिड में लिक्विड। तो बेटा जितने भी अमलगम सुने हैं ना आपने, अमलगम, अमलगम में मरकरी होती है फिक्स, और मरकरी हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कम मात्रा में डालते हैं। उसके अलावा आप कोई सी भी धातु मिक्स कर लो, है ना। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं सोडियम अमलगम, तो सोडियम अमलगम में एक तो होगा सोडियम, दूसरा होगा अमलगम मतलब मरकरी। बात समझ गए क्या, अमलगम बोलते हैं इसको ना। अमलगम का मतलब मरकरी फिक्स है, बाकी दूसरी धातु कोई सा ही ले लो, जो लोगे उसके हिसाब से हो जाएगा कि सोडियम अमलगम और कुछ एल्यूमिनियम लिख देते हो एल्यूमिनियम अमलगम, और जो भी लिखना चाहो आप समझ सकते हो, ठीक। और सॉलिड प्लस सॉलिड, इसमें जितने भी मिश्र धातु है वो सब आ सकती है ना। तो एक वर्ड ध्यान रख लेना, जैसे सोना है ना, प्योर सोना नहीं बिकता है ना, उसके अंदर या तो चांदी या कॉपर की मात्रा मिक्स कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी भी कॉपर मिला दिया तो सोना और कॉपर दोनों कैसे सॉलिड सॉलिड, वो इसका एग्जांपल हो गया ना। लेकिन एक वर्ड और ध्यान रखना, पिताजी, ध्यान क्या रखना है, खूब जानते होंगे ना, पिताजी है ना, पी फॉर पीतल। पीतल जो होता है ना एक मिश्र धातु है, ये एक तो तांबा और एक जिंक इससे मिलकर के बनी होती है ना, तांबा कॉपर जिंक Zn, है ना। इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है बेटा, पीतल। पीतल जानते हो ना, पीतल मिश्र धातु है जो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बनी है। तो आप इसको लिख सकते हो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर क्या बन रहा है बेटा, पीतल बनता है ना, ठीक है। तो जितनी भी मिश्र धातु आती है वो सब इसमें आ जाती है ना, मिश्र धातु, समझ गए क्या, है ना। तो वो पीतल का एक एग्जाम्पल बताया आपको, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बना होता है। ओके, लिख दो तीनों को। क्या कह रहे बेटा, सोडियम, अच्छा इसमें बोल रहे हो NaCl लिख दो बेटा। NaCl तो आपस में अभिक्रिया कर गई, जबकि स्टार्टिंग में परिभाषा में मैंने बाद में लिखवाया था आपस में अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। Na अलग और Cl अलग अलग मिलेगा क्या आपको, उसमें नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ जुड़ करके NaCl के रूप में रहते हैं वो। तो NaCl तो अपने आप में एक यौगिक बन जाता है। तो स्टार्टिंग में मैंने परिभाषा में बताया था, परिभाषा के बाद में, कि अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अक्रियाशील होनी चाहिए ना। तो ये तो क्रिया कर गए आपस में, Na और क्लोरीन आपने मिक्स किया होगा तो NaCl बना लिया, यौगिक ही बन गया अलग। ये आपस में अभिक्रिया नहीं करते, बस चिपक गया सतह पे जाके, है ना। पैलेडियम अब भी पैलेडियम है, हाइड्रोजन अब भी हाइड्रोजन है, ठीक। इसमें क्या हुआ, ना तो सोडियम बचा ना क्लोरीन बचा, वो मिलकर के सोडियम क्लोराइड बन गया अलग, सही है ना। तो अभिक्रिया कर जाएगा तो अपने गुण खत्म कर देते हैं, और अभिक्रिया नहीं करता तो वो अलग रहता है। तो ये अभिक्रिया नहीं करते इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं उनको, है ना, वो नहीं लिख सकते अपन, कहने का मतलब ये। तो ये एग्जाम्पल याद रखने बेटा अपन को, है ना। चलो ऐसा करते हैं, बाकी के दो टाइप्स और रह गए ना, उनको कल डिस्कस कर लेंगे ना।